नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश देश राउंड अप 2024 में। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। साल 2024 कई मायनों में खास रहा। इस साल देश में कई बड़ी सियासी घटनाएं हुई तो कई दिग्गजों ने दुनिया को अलविदा भी कह दिया। 2024 में कई कानूनों में बदलाव भी किए गए। साल भर देश के अलग अलग हिस्सों से पेपर लीक के मामले भी सामने आते रहे, जिन पर सरकार का सख्त रवैया भी सामने आया। 2024 में देश ने कई प्राकृतिक आपदाओं का दंश भी झेला, तो वहीं हर साल की तरह 2024 में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी देखने को नहीं मिली। आज की अपनी खास पेशकश में हम बात सिलसिलेवार ढंग से करेंगे और आपको दिखाएंगे 2024 देश के लिहाज से कितना खास रहा। साल 2024 में भारत में कई राजनीतिक घटनाओं को देखा गया। सियासी गलियारों में भी कई हलचलें हुई, जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस साल देश में आम चुनाव हुए। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आम चुनाव 2024 के लिए मतदान किया गया। यह मतदान इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक रहा। इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहे। एक तरफ जहां एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी समर में उतरी थी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया। चुनावी नतीजे सामने आए तो एनडीए 400 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाने में कामयाब रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून 2024 ये तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो चुकी है। ये वही दिन था जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की पहली बार बराबरी हुई। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शुमार नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इसी दिन इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए। कुल 7 चरणों में हुए मतदान के बाद लोगों को मतगणना का बेसब्री से इंतजार था। जब नतीजे आए तो काफी हद तक चौंकाने वाले रहे। सियासी पंडित भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने इस बार अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन एनडीए 300 तक भी नहीं पहुंच सका। खुद बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। वहीं लोकसभा में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीट जीती। वहीं कांग्रेस का भी यूपी में खाता खुला और 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई। बीजेपी को मात्र 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये वही यूपी था जहां साल 2014 में 71 सीट और 2019 में 62 सीट बीजेपी को मिली थी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां जनता का आभार जताया तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है।
बहरहाल मोदी सरकार 3.0 में भाजपा को भले पूर्ण बहुमत हासिल न हुआ हो, लेकिन एनडीए सरकार ने अपने फैसलों से ये बता दिया कि वो आसानी से डगमगाने वाली नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए साल 2024 काफी बेहतर साबित हुआ। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार कुर्सी संभालकर नेहरू की बराबरी कर ली और इसी के साथ भारत की सियासत में एक नया अध्याय लिखा गया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। हरियाणा में लगातार बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज की, जो हरियाणा के लिहाज से पहली मर्तबा हुआ। इधर महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने, तो वहीं झारखंड में साल भर तक चले राजनीतिक ड्रामा के बीच जेएमएम प्रमुख सोरेन अंत में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहे। बाकी और किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और क्या रहे उनके नतीजे, जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। – 2024 किसके लिए रहा बेमिसाल? हरियाणा का दंगल। बीजेपी का मंगल। तीसरी बार फिर पूरा हुआ सत्ता का ख्वाब। साल 2024 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे, क्योंकि हरियाणा के सियासी दलों के साथ साथ प्रदेशवासियों ने भी ऐसा चुनाव अब तक नहीं देखा था। ये चुनाव कांग्रेस के साथ सियासी खेला कर गया, क्योंकि कांग्रेस निश्चिंत होकर बैठी थी कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगी। जीत से पहले ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पर होड़ लगने लगी तो जश्न की तैयारियां तेज हो गईं। यहां तक कि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, लेकिन समय के उलटफेर और फिजाओं के रुख ने कांग्रेस का ये सपना ऐसा तोड़ा कि परिणाम आने के कई दिनों बाद तक भी कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई और बीजेपी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। आपको बता दें कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आईं। इधर इनेलो के खाते में 2 सीटें आईं, वहीं 3 सीटें निर्दलीय जीते। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 अब तक के सबसे खास चुनाव रहे हैं, क्योंकि इतिहास में पहले कभी किसी पार्टी ने तीसरी बार बहुमत से सरकार नहीं बनाई थी। बीजेपी ने वो कर दिखाया जो किसी और पार्टी ने नहीं किया था। खास बात तो ये रही कि जहां कांग्रेस ने बिना सीएम चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो बीजेपी ने नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और 48 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की। ये कांग्रेस के लिए भी अब तक का सबसे बड़ा खेला था। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार। साल 2024 भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कई दिग्गज नेताओं के निधन के चलते विशेष रूप से याद किया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के इन वरिष्ठ नेताओं के जाने से राजनीतिक क्षेत्र को बड़ी क्षति हुई। हरियाणा की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला, जो 5 बार हरियाणा के सीएम रहे, उनका भी साल के अंत में निधन हुआ। साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी का निधन विशेष रूप से चौंकाने वाला था। इसके अलावा और कौन कौन से दिग्गज नेता थे जिन्होंने 2024 में दुनिया को अलविदा कह दिया, इस रिपोर्ट में देखें। – 2024 में भारतीय राजनीति में कई बड़े बदलाव आए, जिसमें लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव शामिल थे। इस साल कई प्रभावशाली नेताओं का निधन भी हुआ।
जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024 के दिसंबर महीने में हरियाणा की राजनीति के लिए एक दुखद खबर सामने आई। हरियाणा के दिग्गज नेता ओपी चौटाला का 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 7 बार के विधायक थे ओपी चौटाला। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे थे और बाद में उन्होंने एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और वे सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 12 सितंबर 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का निधन 72 वर्ष की आयु में हुआ। वह 2005 से 2017 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य रहे और 1999 से पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे। उनका योगदान भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट विचारधारा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। 13 मई 2024 को कैंसर के कारण उनका निधन हुआ। वह बिहार में 2005 से 2013 और फिर 2017 से 2020 तक उप मुख्यमंत्री रहे। उनका योगदान बिहार की राजनीति और विकास में महत्वपूर्ण था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 10 अगस्त 2024 को निधन हो गया। उन्होंने 2004 से 2005 तक यूपीए सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 1953 में भारतीय विदेश सेवा से अपना करियर शुरू किया था और 1984 में सेवा से रिटायर होकर लोकसभा के सदस्य बने। तेलंगाना राज्य आंदोलन ने अपने प्रमुख नेताओं में से एक जित्ता बालकृष्ण रेड्डी को 6 सितंबर 2024 को खो दिया। 52 वर्ष की आयु में भारत राष्ट्र समिति के नेता और पूर्व टीआरएस युवा कार्यकर्ता का निधन उस आंदोलन के लिए एक झटका था जिसे उन्होंने जोर शोर से आगे बढ़ाया। 2024 में हुए यह निधन राजनीतिक नेतृत्व की क्षणभंगुर प्रकृति और इन नेताओं के जाने से बनने वाले शून्य को रेखांकित करते हैं। इन नेताओं ने अपनी विशिष्ट योगदान और विचारधाराओं के साथ अपने अपने क्षेत्रों और देश की राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत, उनकी सेवा और समर्पण के रूप में भारतीय राजनीति की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हर साल कानूनों में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होते हैं। साल 2024 में भी भारत में कई बड़े बदलाव हुए। यह साल कई नए कानूनों और नियम लागू करने वाला रहा, जिनका सीधा प्रभाव हमारी रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाला है। 2024 में महिला सुरक्षा को लेकर कानूनों में सख्ती की गई, तो वहीं पीपीएफ समेत इनकम टैक्स से जुड़े भी कई अहम नियम बदलते दिखे। साल 2024 भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। इस साल कई नए कानून और नियम लागू हुए हैं जिनका सीधा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। साल 2024 में देश में आपराधिक कानून से लेकर बैंक खाते और पहचान पत्र से संबंधित तक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून सख्त किए गए हैं, तो वहीं एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना सहित इनकम टैक्स से जुड़े भी कई नियम बदले गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तौर पर जाना जाएगा। आईपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय संहिता में 358 धाराएं होंगी, जो कि पहले आईपीसी में 511 थीं। इस तरह से काफी धाराएं हटा दी गई हैं। जबकि सीआरपीसी की बात करें तो उसकी जगह लेने वाले भारतीय न्याय संरक्षण संहिता में अब 531 धाराएं हो गई हैं, जो कि पहले 484 धाराएं थीं। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट में पहले 167 धाराएं थीं, जो कि अब इसकी जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हो गई हैं। आम जीवन में भी लोग कत्ल या हत्या को धारा 302 से जोड़कर देखते थे, लेकिन अब हत्या की सजा के लिए धारा 101 के तहत सुनवाई की जाएगी। अब धारा 302 में चेन स्नैचिंग या छीना झपटी की सजा मिलेगी। पहले धारा 374 को आमजन दुष्कर्म की धारा जानते थे। हालांकि अब दुष्कर्म की धाराएं 63, 64 और 70 गैंगरेप के लिए होगी।
इसके अलावा ट्रांसजेंडर के प्रति होने वाले अपराध भी अब परिभाषित किए गए हैं और उनमें पर्याप्त दंड की व्यवस्था भी की गई है। पुराने आपराधिक मुकदमे पुरानी आईपीसी के तहत चलेंगे और नए कानून लागू होने के बाद से आने वाली घटनाओं की सुनवाई नई धाराओं के तहत की जाएगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के तहत पैन कार्ड के लिए आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आयकर टैक्स रिटर्न में आधार एनरोलमेंट आईडी जरूरी नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इस नियम का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर 2024 से सुकन्या समृद्धि योजना में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को अभिभावक भी हैंडल कर सकते हैं। नए नियम के तहत अगर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खोला गया है और वो कानूनी अभिभावक नहीं है तो उस खाता को लीगल पेरेंट्स को ट्रांसफर करना होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियम के तहत अगर किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट है तो उसे मर्ज करना होगा। नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक अकाउंट रखता है तो उन्हें अनियमित माना जाएगा और ब्याज दर भी कम मिलेगा। इसके अलावा एनआरआई के पीपीएफ खाते में मिलने वाली ब्याज बंद हो जाएगी। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव का ऐलान किया था जो 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं। टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल हैं। टीडीएस के तहत बॉन्ड के तहत फ्लोटिंग रेट पर 10% टीडीएस कटौती लागू होगा। वहीं धारा 19 डीए, 194 एच, 194 आईबी और 194 एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस की रेट्स कम कर दी गई हैं। इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम की गई दरें 2% हैं। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 की शुरुआत की गई, जिसके तहत पेंडिंग टैक्स मामलों का निपटारा किया जाएगा। कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा से लेकर पैन और इनकम टैक्स तक साल 2024 में देश के बड़े कानूनों और नियमों में बदलाव हुए हैं। यानी साल 2024 कानूनी बदलावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस साल सरकारी नौकरियों के लिए कई सारी भर्ती परीक्षाएं हुई, जिनमें से कई परीक्षाओं में कैंडिडेट सफल हुए तो कुछ परीक्षाएं ऐसी भी रही जिसमें पेपर लीक की खबर सामने आई। इनमें नीट परीक्षा से लेकर यूजीसी नेट, एसएससी, झारखंड सीजीएल परीक्षा, बिहार सीएचओ और बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा शामिल रही। बीपीएससी 17वीं परीक्षा तो हाल ही में बिहार के कई जिलों में आयोजित की गई थी, लेकिन एक एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की घटना ने जोर पकड़ा, जिसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग को उस सेंटर की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। आइए जानते हैं परीक्षाओं का क्या हाल रहा। 2024 में कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनके साथ पेपर लीक की खबरें भी आईं। फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का पहला मामला सामने आया था। इस परीक्षा के लिए करीब 45 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। यूपी पुलिस पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। 18 फरवरी को परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच में बिक रहे थे। इस मामले में 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने उत्तराखंड और राजस्थान में एसओ और एएसओ यानी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 444 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। तब जांच के दौरान कई कोचिंग संचालक और सॉल्वर गैंग पकड़े गए थे। उस समय ये बात सामने आई थी कि अभ्यर्थियों को एनीडेस्क ऐप के जरिए नकल कराने में मदद की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी 2024 को आरओ-एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। यूपीपीएससी आरओ-एआरओ पेपर लीक मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा के मानेसर और मध्य प्रदेश के रीवा में रिसोर्ट बुक किए गए थे। वहां आवेदकों को परीक्षा से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। सभी आवेदकों के इकट्ठा होने के बाद उन्हें पेपर और कॉपी मुहैया कराई गई। नीट यूजी पेपर लीक मामला कई महीनों से सुर्खियों में था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था
और 1563 उम्मीदवारों के मार्क्स बढ़ाने के आरोप भी सामने आए थे। नीट यूजी रिजल्ट 2024 जारी होने के बाद उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस साल कई राज्यों में नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट 2024 में टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 रह गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग CGL परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने दावा किया था कि उम्मीदवारों ने OMR शीट खाली छोड़ दी थी। इससे भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के संकेत की पुष्टि हुई। इस बीच जून 2024 में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून लागू किया गया। यह कानून फरवरी 2024 में पारित हुआ। पेपर लीक विरोधी कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। संगठित तरीके से पेपर लीक करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहरहाल ये लीक न केवल परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करते हैं, बल्कि अनगिनत उम्मीदवारों के विश्वास और कड़ी मेहनत को भी चकनाचूर कर देते हैं। लेकिन सरकार ने भी पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2024 भारत के लिए प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी विनाशकारी साबित हुआ। बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां भी छीन ली। इन आपदाओं से देश के कई हिस्से बुरी तरह से प्रभावित हुए। वायनाड भूस्खलन हो या फिर चक्रवात फैगेल, साल भर देश के अलग अलग जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं ने जमकर अपना कहर बरपाया। चलिए अब आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कहां-कहां आपदाओं के चलते तबाही का मंजर देखने को मिला है। – 2024 भारत के लिए प्राकृतिक आपदाओं का साल रहा। इस साल देश ने कई खतरनाक आपदाओं का सामना किया। इन घटनाओं ने कई लोगों की जान ले ली और बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों लोग बेघर हो गए और कई जगहों पर जनजीवन ठप हो गया। चलिए अब आपको 2024 में भारत में हुई कुछ भयानक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताएंगे, जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 30 जुलाई को केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन हुआ, जिसमें 420 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 397 लोग घायल हुए और कई अभी भी लापता हैं। 1500 से ज्यादा घर नष्ट हो गए। हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। तूफान रेमल 2024 के उत्तर भारतीय महासागर तूफान सीजन का पहला तूफान था, जो 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में आया था। इसके कारण 33 लोगों की मौत हुई और कई जगहों पर भारी तबाही हुई। बंगाल, मिजोरम, असम और मेघालय में इस तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 30 नवंबर को तूफान फिंगल ने पुडुचेरी के पास दस्तक दी, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य प्रभावित हुए। इस तूफान ने भारी बारिश के साथ तबाही मचाई। पुडुचेरी में 46 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे सड़कें और खेतों में बाढ़ आ गई। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में भी भारी नुकसान हुआ। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक विजयवाड़ा में भारी बारिश और नदियों के उफान से बाढ़ आई। इस बाढ़ में 45 लोगों की जान चली गई। 2.7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बुदमेरू रिवलेट और कृष्णा नदी के पानी ने निचले इलाकों को डुबो दिया। जून से अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में 51 बार बादल फटने और बाढ़ आने की घटना घटी। इस आपदा में 31 लोगों की मौत हुई और 33 लोग लापता हो गए। लाहौल और स्पीति जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस दौरान 121 घर नष्ट हो गए और 35 भूस्खलन हुए। इस आपदा से राज्य को करीब 1140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। असम में इस साल भी भयंकर बाढ़ आई, जिसमें 117 लोगों की मौत हुई। असम में 2019 से लेकर अब तक बाढ़ में कुल 880 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के कारण लोगों की जिंदगियां बुरी तरह से प्रभावित हुईं। कुल मिलाकर अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वह है बेमौसम बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं।
इन आपदाओं ने न सिर्फ हजारों जिंदगियां लील ली, बल्कि देश को अरबों का नुकसान भी पहुंचाया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हर साल नए साल का स्वागत उम्मीदों और खुशियों के साथ किया जाता है, लेकिन बीते साल में हुई घटनाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ कई अपराध हुए, जिसे देखकर यह सवाल एक बार फिर उठने लगा कि आखिर लड़कियां कहां सुरक्षित हैं। – 2024 में साइको किलिंग के कई खौफनाक मामले देखने को मिले। इनके अपराधों को जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी इंसान दुनिया में होते हैं? क्या कोई इतना खौफनाक क्राइम भी कर सकता है? तो चलिए जानते हैं साल 2024 में सुर्खियों में रहे साइको किलर्स की कहानियां। सबसे पहले बात करेंगे सूचना सेठ केस की। माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ 39 साल की सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे को मार डाला था। पहले वो उसे घुमाने के लिए बेंगलुरु से गोवा लाई, फिर 6 जनवरी 2024 की रात को बच्चे की होटल के कमरे में हत्या कर डाली। उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में डाला और कैब बुक करके वापस बेंगलुरु जाने लगी ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन कातिल मां का भंडाफोड़ हो गया, वो पकड़ी गई। पता चला कि सूचना का अपने पति से तलाक चल रहा था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पति अपने बेटे से हफ्ते में एक बार मिल सकता है, लेकिन सूचना को यह बात रास न आई। उसने फिर सनक के चलते बेटे को मार डाला। वो नहीं चाहती थी कि बेटा कभी अपने पिता से मिले। फिलहाल सूचना सेठ जेल में बंद है। अगला मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से था। यहां कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त के दिन संजय रॉय नामक शख्स को गिरफ्तार किया था। उसने एक दिन पहले आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर से रेप किया, फिर उसे बेरहमी से मार डाला। संजय पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम करता था। फिलहाल कोलकाता में डॉक्टर हत्याकांड के लिए वो जेल में बंद है। मामला कोर्ट में चल रहा है। स्पेनिश टूरिस्ट झारखंड केस की अब बात कर लेते हैं। मार्च 2024 की यह घटना है। स्पेनिश टूरिस्ट अपने पति के साथ भारत में बाइक टूर कर रही थी। उसके साथ 7 लोगों ने झारखंड के गांव के पास गैंगरेप किया। उसके पति को पीटा और घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया। पुलिस के पास न जाने की धमकी भी दी। यही नहीं, इस घटना के बाद लोगों ने जब आक्रोश जाहिर किया, तब भी पूरी तरह से इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाए। अभी तक मामले की सुनवाई ही चल रही है। 2024 में नरेला रेप और मर्डर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। कुल मिलाकर साल 2024 महिलाओं के लिहाज से काफी अच्छा नहीं रहा। अब खुद सोच लीजिए, क्या हमें अभी भी अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर साल 2024 देश के लिए काफी खास और अहम रहा। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश देश राउंडअप 2024 में इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।